नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल की जो आज की हमारी पहली क्लास है। तो हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो आज की हमारी पहली क्लास है। दोस्तों कल की क्लास के यानी ऋग्वेदिक काल के बारे में हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था, यानी ऋग्वेद जो है रह गया था ऋग्वेद पढ़ने के बारे में, और उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी पहले थोड़ा समझ लेते हैं ऋग्वेद में जो है शब्दों का वर्णन, यानी ऋग्वेद में जो है कौन से शब्द का जो है कितनी बार वर्णन किया गया है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पिता शब्द का जो है ऋग्वेद में 335 बार वर्णन किया गया है, यानी इतनी बार जो है इसका वर्णन किया गया है। कृषि शब्द का 33 बार नाम आया है। आर्य शब्द का जो है 33 बार या 36 बार। याद रखें दोस्तों दोनों दिए होते हैं, कहीं पर 36 दिया होता है और कहीं पर 33। तो आपको जो है दोनों लिख लें, इसको ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेंगे, और दोनों दिए हैं ऑप्शन में तो आप जो है 36 को कर कर आएंगे। सभा का जो है कितनी बार 8 बार, समिति का 9 बार, राष्ट्र का 10 बार और ग्राम का 13 बार, ब्राह्मण का 15 बार। वर्ण शब्द जो है ऋग्वेद में 13 बार इसका प्रयोग किया गया है। सोम देवता का 144 बार वर्णन आया है। माता का 234 बार, विदत का दोस्तों 122 बार, और कबीले का प्रमुख यानी सरदार। विदुत कौन होता था? कबीले का प्रमुख या सरदार होता था। और जन की यदि बात की जाए तो जन का जो है 275 बार जो है वर्णन आया है, जो कि आर्यों के पंचजन में जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी जन। याद रखें दोस्तों जन, जिसका प्रमुख कौन होता था? जिसका प्रमुख राजा या राजन जो है होता था, और ये जो है बहुत सारे बीच मिलकर बनाते थे जन। याद रखेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। तो हेडिंग डाल देंगे ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन की यदि बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो है शब्दों का वर्णन देख लेते हैं, कौन से शब्द का जो है कितनी बार वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पिता। पिता शब्द का जो है कितनी बार वर्णन आया है? तो 335 बार जो है जिक्र किया गया है ऋग्वेद में पिता शब्द का। अब बात आती है दोस्तों कृषि का जो है कितनी बार वर्णन किया गया है। तो कृषि का जो है 33 बार। याद रखें दोस्तों कृषि का जो है 33 बार वर्णन किया गया है। कितनी बार दोस्तों? 33 बार जो है वर्णन किया गया है। सभा शब्द की यदि बात की जाए, सभा का जो है 8 बार वर्णन आया है। और समिति की यदि बात की जाए, यानी समिति शब्द का कितनी बार वर्णन आया? 9 बार जो है समिति शब्द का जो है वर्णन आया है। राष्ट्र शब्द की यदि बात की जाए तो राष्ट्र शब्द जो है ऋग्वेद में 10 बार आया। कितनी बार दोस्तों? 10 बार। यदि ग्राम शब्द की बात की जाए तो ऋग्वेद में ग्राम शब्द कितनी बार आया? 13 बार। कितनी बार दोस्तों? 13 बार जो है ग्राम शब्द आया है। और ब्राह्मण शब्द की यदि बात की जाए, यानी ब्राह्मण शब्द की बात की जाए तो 15 बार जो है ब्राह्मण शब्द आया है। कितनी बार दोस्तों? 15 बार जो है ब्राह्मण शब्द आया है। और यदि पूछा जाए वर्ण शब्द जो है ऋग्वेद में कितनी बार आया? 23 बार। कितनी बार दोस्तों? 23 बार आया। कितनी बार? 23 बार जो है आया है। सोम देवता की यदि बात की जाए, सोम देवता, तो सोम देवता का वर्णन कितनी बार आया है? 144 बार। कितनी बार दोस्तों? 144 बार जो है सोम देवता का वर्णन मिला है ऋग्वेद में। माता शब्द की यदि बात की जाए, यानी माता शब्द का कितनी बार वर्णन है? 234 बार। कितना दोस्तों? 234 बार जो है माता शब्द का वर्णन है। विदत की यदि बात की जाए, विदत शब्द का जो है 122 बार वर्णन आया। कितनी बार दोस्तों? 122 बार। अब विदत का मतलब क्या है? यानी कबीले का प्रमुख या सरदार होता है विदत। याद रखेंगे दोस्तों कबीले का सरदार या प्रमुख। और जन शब्द की यदि बात की जाए तो जन शब्द का जो है 275 बार वर्णन आया है। किस में दोस्तों? ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में शब्दों के वर्णन की बात की जाए तो पिता शब्द जो है 335 बार आया है। कृषि शब्द जो है 33 बार आया है। सभा शब्द 8 बार, समिति शब्द 9 बार, राष्ट्र शब्द 10 बार, ग्राम शब्द 13 बार, ब्राह्मण शब्द 15 बार, वर्ण शब्द 23 बार, सोम देवता का वर्णन 144 बार, माता शब्द का 234 बार, विदत का
122 बार और जन का जो है 275 बार जो है वर्णन आया है किसमें दोस्तों, ऋग्वेद में। अब देखते हैं दोस्तों वेद, यानी वेद की यदि बात की जाए तो वेद कितने हैं, यानी वेद के कितने प्रकार हैं। वेद जो है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यदि बात की जाए वेद त्रय की, वेद त्रय में कितने वेद आते हैं, तो 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है आते हैं। तो आप लिखेंगे वेद, हेडिंग डाल लेते हैं वेद। वेद की यदि बात की जाए तो वेद जो है 4 वेद हैं। कितने दोस्तों, 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं, तो पहला है दोस्तों ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद हो गया। दूसरा है दोस्तों सामवेद, दूसरा सामवेद। तीसरे की यदि बात की जाए यजुर्वेद है तीसरा। यदि चौथे की बात की जाए अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है चौथा वेद है। और ये वेद त्रय में आते हैं दोस्तों, ये जो हैं वेद त्रय में आते हैं। यानी पूछा जाता है वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, तो वेद त्रय में जो है 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये तीनों वेद जो है वेद त्रय में आते हैं। वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखें दोस्तों, और कौन सा है, अथर्ववेद। अब सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमने पिछली क्लासों में जाना था ऋग्वेद को जो है किस काल में पढ़ते हैं। ऋग्वेद को जो है उत्तर वैदिक काल में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पूर्व वैदिक काल व ऋग्वेदिक काल में पढ़ते हैं। और इस काल का समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है रहा था। तो यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को जो है दोस्तों पूर्व वैदिक काल में पढ़ा जाता है। और सबसे पुराने वेद की यदि बात की जाए तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और सूक्त की यदि बात की जाए तो कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। ऋचा या मंत्र की बात की जाए तो 10,532 या 10,462 मंत्र यानी ऋचाएँ हैं किसमें दोस्तों, ये है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में जो है दोस्तों कितने शब्द हैं, तो ऋग्वेद में लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। याद रखें दोस्तों, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र या होता जो है कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता था तो उसको होत्र यानी होता जो है कहा जाता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखें दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और इसकी रचना जो है ऋषि विश्वामित्र द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे। अब चौथे मंडल की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है पृथ्वीबेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है। और ये पृथ्वीबेन्यू पुरुष जो है भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। कौन था दोस्तों, भारत का जो है पहला कृषि इंजीनियर था। ऋग्वेद के 7वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें ये दशराग्य युद्ध जो है किन किन के बीच लड़ा गया था। तो एक तरफ थे दोस्तों आर्यों के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 भारतीय राजा। कौन थे दोस्तों, 10 भारतीय राजा। अब इसमें जीत किसकी हुई थी, दशराग्य युद्ध में, दशराग्य युद्ध में जीत हुई थी राजा सुदास की। और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास का ऋषि वशिष्ठ ने साथ दिया था, जबकि 10 भारतीय राजाओं का साथ जो है ऋषि विश्वामित्र ने जो है दिया था। ऋग्वेद के 8वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिनको जो है खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिनको खिल जो है कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की यदि बात की जाए तो सोम देवता के बारे में पता लगता है ऋग्वेद के 9वें मंडल से। और प्रत्येक मंडल का मंत्र जो है अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में पता लगता है। और साथ ही प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है अग्नि देवता के नाम से जो है शुरू होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों जाति व्यवस्था के बारे में, चातुर्य वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है पता लगता है। और चातुर्य वर्ण व्यवस्था के बारे में पुरुष सूक्त में जो है जानकारी मिलती है। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, उसी के बाद जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल को जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो किस काल में पढ़ा जाता है, तो इसको पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद को पढ़ा जाता है। याद रखें दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद को पढ़ा जाता है। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, लिखेंगे सबसे पुराना
वेद है। आपसे पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में मंडल की यदि बात की जाए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, सूक्त सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में दोस्तों, सूक्त कितने हैं, 1028 जो है सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 जो है सूक्त हैं। ऋचाएँ या मंत्र जो है ऋग्वेद में कितने हैं, तो दोस्तों कहीं पर जो है कितने हैं, कहीं पर 10,462 है और कहीं पर जो है 10,532 है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों ही जो है सही हैं, दोनों में से एक ही दिया होगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना। याद रखें दोस्तों, 10,462 जो है ये ल्यूसेंट में जो है दे रखे हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है ऋग्वेद में जो है लगभग कितने शब्द हैं, ऋग्वेद में लगभग कितने शब्द हैं, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। कितने हैं दोस्तों, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं, किसमें, ऋग्वेद में। अब यहाँ पर बात आती है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला, यानी जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, होत्र, होत्र यानी होता, होत्र या होता जो है कहा जाता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। और ऋग्वेद के उपवेद की यदि बात की जाए, उपवेद, उपवेद क्या है दोस्तों, आयुर्वेद, यानी ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, क्या है, आयुर्वेद। अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए, सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार अगर पूछा जाता है तो आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है, आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है, किसका उपवेद है, तो किसका उपवेद है ये आपको पता होना चाहिए, अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपवेद है सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद, याद रखेंगे दोस्तों। आप देखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में जो है किसके बारे में बात की गई, गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में जो है तीसरे मंडल में जो है बात की गई है। और यह सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, किसको दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, याद रखें दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है किसको, सूर्य देवता को जो है समर्पित है। और ये गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसने की थी, रचना की यदि बात की जाए, इसकी रचना किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने, यानी ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की जो है रचना की गई थी। अब देखेंगे दोस्तों ऋग्वेद के चौथे मंडल में किसके बारे में बात की गई, तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में जो है चर्चा की गई है। चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई। और साथ ही दोस्तों ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है पृथ्वी बेन्यू पुरुष के बारे में पता लगता है, पृथ्वी बेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है, याद रखें दोस्तों, पता चलता है। और ये पृथ्वी बेन्यू कौन था, यानी जो ये पृथ्वी बेन्यू था ये कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत का पहला कृषि इंजीनियर था, भारत का पहला कृषि इंजीनियर था, याद रखें दोस्तों, भारत का जो है पहला कृषि इंजीनियर कौन था, पृथ्वी बेन्यू था। और इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है जानकारी मिलती है पृथ्वी बेन्यू के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसके बारे में बात की गई है, तो लिखेंगे 7वां मंडल, 7वें मंडल में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो दशराज्य युद्ध का वर्णन है, दशराज्य युद्ध का वर्णन है, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराज्य युद्ध का जो है वर्णन है। और ये दशराज्य युद्ध जो है किन किन के बीच जो है लड़ा गया था, एक तरफ थे दोस्तों राजा सुदास और एक तरफ कौन थे दोस्तों, एक तरफ थे 10 भारतीय राजा थे। और इनकी जो है 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी
और राजा सुदास की जो है जीत हुई थी। ये राजा सुदास कौन थे? आर्यों के राजा थे। कौन थे दोस्तों? आर्यों के राजा थे। अब ये 10 भारतीय राजा थे, इनका साथ किसने दिया था? ऋषि विश्वामित्र ने। ऋषि विश्वामित्र ने जो है इनका साथ जो है दिया था। ये 10 राज्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? नदी की यदि बात की जाए, परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर जो है ये लड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। राजा सुदास कौन थे दोस्तों? राजा सुदास कौन थे? ये कौन थे? आर्यों के राजा थे राजा सुदास। आर्यों के राजा थे। कौन थे दोस्तों? आर्यों के राजा थे राजा सुदास। अब ऋग्वेद के 8वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में पता लगता है? यहाँ पर लिख लेते हैं ऋग्वेद का 8वां मंडल। 8वां मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जिनको जो है खिल कहा जाता है दोस्तों। जिनको क्या कहा जाता है? जिनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको जो है खिल कहा जाता है। लिखेंगे हस्त लिखित रचनाओं के बारे में, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है, जिनको खिल कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, जिनको जो है खिल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई दोस्तों? लिखेंगे 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो सोम देवता के बारे में चर्चा की गई। लिखेंगे सोम देवता के बारे में। याद रखें दोस्तों, सोम देवता के बारे में जो है पता चलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल से। किसके बारे में दोस्तों? ऋग्वेद के 9वें मंडल के 9वें मंडल से जो है सोम देवता के बारे में जो है पता लगता है। अब दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है जाति व्यवस्था के बारे में पता लगता है। जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के बारे में जो है पता लगता है। तो इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे 10वां मंडल। 10वां मंडल। 10वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में? जाति व्यवस्था के बारे में जो है पता लगता है। जाति व्यवस्था के बारे में जो है पता लगता है। और यहाँ पर जो है कौन कौन सी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दोस्तों शूद्र, यानी ये चार वर्णों में जो है बटी हुई थी। और इनके धर्म कर्तव्य, यानी इनके कर्तव्य की यदि बात की जाए, इनके कर्तव्य कहाँ पे हैं? धर्म सूत्र में बताए गए। इनके कर्तव्य, यानी इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जो ये 4 जातियाँ थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके जो कर्तव्य बताए गए थे, इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में जो है बताए गए थे। किसमें दोस्तों? धर्म सूत्र में जो है बताए गए थे। और ये जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी। लिखेंगे जो ये जाति व्यवस्था थी ये कैसी थी? कर्म आधारित थी। कर्म आधारित थी। अब कर्म आधारित से क्या मतलब होता है दोस्तों? यानी इस समय क्या था? यानी इस समय ऐसा था, अगर कोई भी जाति का, यानी कोई भी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, अगर शिक्षा देने का काम करेगा तो वह ब्राह्मण हो जाएगा। अगर कोई युद्ध लड़ने का काम करेगा, यानी रक्षा करने का काम करेगा, तो वह जो है क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। अगर कोई व्यापार करता है तो वह वैश्य हो जाएगा। अगर कोई कारीगर का काम करता है तो वह जो है शूद्र हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, क्या हो जाएगा? शूद्र जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। यानी ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो है जो ये जाति व्यवस्था थी ये कैसी थी? कर्म आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है जाति व्यवस्था, यानी उत्तर वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था जन्म आधारित जो है हो जाती। कैसी हो जाती है दोस्तों? जन्म आधारित जो है हो जाती है। अब दोस्तों ब्राह्मण का काम क्या था? दोस्तों ब्राह्मण का काम था शिक्षा। याद रखें दोस्तों, ब्राह्मण का काम था शिक्षा। क्षत्रिय का काम था रक्षा। वैश्य का काम था दोस्तों व्यापार।
और ये शूद्र कौन था? कारीगर था। याद रखें दोस्तों, शूद्र था कारीगर। यानी यहाँ पर कहा गया कर्म आधारित इसलिए थी, यानी अगर वेश्य शिक्षा देने का काम करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, अगर वेश्य रक्षा करने का काम करेगा तो दोस्तों क्षत्रिय बन जाएगा, अगर शूद्र शिक्षा शिक्षा देने का काम करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, रक्षा करेगा तो क्षत्रिय बन जाएगा, व्यापार करेगा शूद्र बन जाएगा। और इनमें से कोई भी A to Z, चाहे ब्राह्मण या क्षत्रिय वेश्य जो भी कारीगर का काम करेगा वह शूद्र जो है बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये जाति व्यवस्था जो है यहाँ पे कर्म आधारित थी। और साथ ही चातुर व्यवस्था, यहाँ पे लिखा है चातुर्वर्ण व्यवस्था। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है कहाँ पर बताई गई है? तो चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्था। चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ पे मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? पुरुष सूक्त में जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है मिलता है। और साथ ही जो ये वर्ण शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग पुरुष सूक्त में हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी ये जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है पुरुष सूक्त में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पे हुआ था? पुरुष सूक्त में हुआ था, वर्ण शब्द का। याद रखें दोस्तों, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पुरुष सूक्त में जो हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? पुरुष सूक्त में जो है हुआ था। और प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? पुरुष सूक्त में जो है मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? पुरुष सूक्त में जो है मिलता है। अब बात आती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरूरवा व उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। किसका दोस्तों? इसको भी लिख लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरूरवा व उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरूरवा व उर्वशी का संवाद जो है मिलता है। दोस्तों ये पुरूरवा कौन था? राजा था। और उर्वशी की यदि बात की जाए तो ये अप्सरा थी, स्वर्ग की अप्सरा थी। याद रखें दोस्तों, स्वर्ग की अप्सरा थी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेद का उपवेद जो है हमने पहले ही देख लिया, आयुर्वेद है। याद रखें दोस्तों, सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है। अब बात आती है ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी, लेकिन यानी ऋग्वेद की रचना की शुरुआत जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी, लेकिन ये समाप्त कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल तक जो है समाप्त हुआ था। कब? उत्तर वैदिक काल तक जो है समाप्त हुआ था। इस लाइन को भी जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऋग्वेद की शुरुआत यानी ऋग्वेद की रचना की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? पूर्व वैदिक काल में। किस काल में दोस्तों? पूर्व वैदिक काल में। अब ये समाप्त कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर बात करते हैं समाप्त कब हुआ था। समाप्त उत्तर वैदिक काल में तक, उत्तर वैदिक काल तक जो है समाप्त हुआ था। याद रखें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल तक जो है समाप्त हुआ था। अब इसका एक बार रिवीजन जो है कर लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो इसका ऋग्वेद का वर्णन जो है पूर्व वैदिक काल में जो है किया गया था। यानी ऋग्वेद को जो है पूर्व वैदिक काल में जो है पढ़ा जाता है। सबसे पुराने वेद की बात की जाए, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या की बात की जाए तो 1028 जो है सूक्त हैं। कहाँ पे दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ या मंत्र कितने हैं? 10,462, 10,532। तो दोस्तों 10,462 जो है ये ल्यूसेंट में जो है दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? 10,532 को जो है माना जाता है। ऋग्वेद में शब्दों की संख्या की यदि बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख शब्द हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र या होता कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको होत्र यानी होता जो है कहा जाता था। ऋग्वेद के उपवेद की यदि बात की जाए तो आयुर्वेद। यानी दोस्तों ऋग्वेद जो ये वेद थे ये बहुत ही ज़्यादा कठिन भाषा में जो है लिखे गए थे, और इनके जो सरल भाषा में इनको लिखा गया था, कुछ सरल भाषा में करके, तो उन्हीं को जो है उपवेद जो है कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? उनको उपवेद जो है कहा गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए आयुर्वेद किसका उपवेद है तो अथर्ववेद का। याद रखें दोस्तों, अथर्ववेद का। यानी सुश्रुत ने कहा था आयुर्वेद जो है
किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। अगर शीर्षरूत ना पूछा जाए तो सीधा आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। किसका दोस्तों? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है गायत्री मंत्र के बारे में जो है चर्चा की गई है, जो कि सूर्य देवता को जो है समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र को जो है लिखा गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई ऋग्वेद के चौथे मंडल में। और साथ ही यहाँ से पृथ्वीबेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है। और ये पृथ्वीबेन्यू पुरुष कौन था? तो ये भारत का जो है पहला कृषि इंजीनियर था। याद रखें दोस्तों, भारत का पहला कृषि इंजीनियर कौन था? पृथ्वीबेन्यू था, जिसके बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के चौथे मंडल से। अब दोस्तों आप देखते हैं ऋग्वेद के सातवें मंडल में। तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में जो है दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है मिलता है। अब ये दशराग्य युद्ध जो है किन किन के बीच लड़ा गया था? एक तरफ थे दोस्तों राजा सुदास, जो कि आर्यों के राजा थे, और एक तरफ से 10 भारतीय राजा, जिनका ऋषि विश्वामित्र ने जो है इनका साथ जो है दिया था। लेकिन 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी और राजा सुदास की जो है जीत हुई थी, जो कि आर्यों के शक्तिशाली राजा थे। और ये दशराग्य युद्ध जो है कहाँ पर लड़ा गया था, किस नदी के किनारे पर? तो ये परुशनी नदी यानी रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था दशराग्य युद्ध। याद रखेंगे। ऋग्वेद के 8वें मंडल की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें कहा गया है कि हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। और ये हस्तलिखित रचनाएं क्या होती हैं? तो इनको जो है दोस्तों खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको जो हस्तलिखित रचनाएं होती हैं यानी जो हाथ के द्वारा लिखी गई रचनाएं होती हैं उनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको जो है खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है सोम देवता के बारे में वर्णन मिलता है। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन जो है मिलता है। अब बात आती है दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है, यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है बताया गया था। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी के बारे में कहाँ पर बताया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, और शूद्र कौन होते थे? हाथ के कारीगर जो है होते थे। अब जो ये इनके धर्म कर्तव्य हैं, यानी जो इनके कर्तव्य हैं शिक्षा, रक्षा, व्यापार व कारीगर, तो ये धर्म सूत्र में जो इनके कर्तव्य जो है बताए गए थे। और यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद में यानी जो ऋग्वेदिक काल या पूर्ववेदिक काल है, इसमें जाति व्यवस्था कैसी थी? तो इसमें जो है कर्म आधारित थी। कर्म आधारित का मतलब है यानी अगर कोई शूद्र या कोई वैश्य अगर शिक्षा देने का काम करेगा तो वह जो है ब्राह्मण हो जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण व्यापार करेगा तो वह वैश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जाति व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित थी। और यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जो है कैसी हो जाएगी? जन्म आधारित हो जाएगी। यानी ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा जो है ब्राह्मण होगा, चाहे वह शिक्षा देने का काम करे, चाहे व्यापार करे, A to Z कुछ भी करे इन चारों में से। अब साथ ही चातुर्वर्ण व्यवस्था का कहाँ पर वर्णन मिलता है? पुरुष सूक्त में जो है वर्णन मिलता है। और सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है? पुरुष सूक्त में जो है मिलता है। याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ पर मिला है? पुरुष सूक्त में मिला है। और साथ ही ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरूरवा और उर्वशी का संवाद जो है इसका वर्णन मिलता है। पुरूरवा कौन था? राजा था। और उर्वशी थी उर्वशी कौन थी? उर्वशी कौन थी दोस्तों? उर्वशी की यदि बात की जाए तो ये थी स्वर्ग की अप्सरा। साथ ही ऋग्वेद की यानी ऋग्वेद की रचना की शुरुआत जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी, लेकिन ये समाप्त कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल तक जो है समाप्त हुआ था। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समय जो है समाप्त हो चुका है, और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।